Hello everyone, this is CS Vikram Shrohi and welcome to Affordable Classes। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है कॉरपोरेट रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हम बात करेंगे। हमारे पास एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एक्विजिशन का। बिजनेस एक्विजिशन क्या होता है? बिजनेस एक्विजिशन एक प्रोसेस होती है। इट इज अ प्रोसेस। किस चीज के लिए? प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ कंपनी। जो बिजनेस एक्विजिशन होती है एक प्रोसेस होती है टू एक्वायर द कंपनी। किसके बेसिस पे ये एक्वायर किया जाता है? स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे। एक कंपनी की एक्वायरिंग कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे एक कंपनी को एक्वायर किया जाता है। इट इज अ कॉर्पोरेट एक्शन। जो बिजनेस एक्विजिशन होता है एक क्या है? कॉर्पोरेट एक्शन है। कॉर्पोरेट एक्शन। A company in which a company buy most, if not all, of another company ownership stake in order to assume control। एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है जिसमें एक कंपनी क्या करती है? किसी दूसरी कंपनी के स्टेक को, वोटिंग राइट्स को बाय करती है। स्टेक्स को बाय करती है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के स्टेक को, उसके वोटिंग राइट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इसको क्या कहते हैं? बिजनेस एक्विजिशन कहते हैं। एक कॉर्पोरेट एक्शन होता है। एक्विजिशन आर ऑफन मेड एज अ पार्ट ऑफ कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। मतलब अगर कोई कंपनी अपने आप को फ्यूचर में ग्रो करना चाहती है, कंपनी अपने आप को अगर ग्रो करना चाहती है तो जो ये एक्विजिशन होता है इट इज अ पार्ट ऑफ कंपनी इज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। इसमें कंपनी क्या करती है? अपने जो कंपिटिटर्स होते हैं, जो स्मॉल कंपनी होती है अपने से, उनको क्या कर लेती है? एक्वायर कर लेती है। टेक ओवर कर लेती है। whereby it is more beneficial to take our existing firm's operation and niche compared to expanding its own. A merger is similar to acquisition but refer more strictly to combining all the interests of both companies into a stronger single company. Two types of business acquisition. दो तरह के बिजनेस एक्विजिशन होते हैं। एक होता है मर्जर और अमलगमेशन की फॉर्म में, एक होता है टेक ओवर की फॉर्म में। अब जो मर्जर अमलगमेशन होता है वो रेगुलेट होता है अंडर सेक्शन 232 सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मर्जर एंड एक्विजिशन जो अमलगमेशन है वो एज पर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, जो कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 230 एंड 232 के अंदर बताया गया है, उसके द्वारा क्या होता है? रेगुलेट होता है। अब टेक ओवर की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं अनलिस्टेड कंपनी की, तो वो रेगुलेट होता है सेक्शन 235, 236, 238 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर मैं अनलिस्टेड कंपनी की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी के केस में ये रेगुलेट होता है बाय द सेबी टेक ओवर कोड 2011। तो जब हम सिक्योरिटी लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा सेबी टेक ओवर कोड हमें दिया हुआ है, विच इज एप्लीकेबल फॉर द
लिस्टेड कंपनी, विच इज एप्लीकेबल फॉर द लिस्टेड कंपनी। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सपेक्टिव ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। मर्जर और अमलगमेशन के 3 पर्सपेक्टिव है, एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अब इसके 3 पर्सपेक्टिव है, 3 वे से, अलग अलग 3 डिफरेंट वे से इसको रेगुलेट किया जाता है। कंपनीज एक्ट में मर्जर और अमलगमेशन की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई। कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, कंपनीज एक्ट के अंदर मर्जर और अमलगमेशन की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई। एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ओनली डेफिनेशन ऑफ अमलगमेशन, नॉट मर्जर। अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी है वो सिर्फ अमलगमेशन की दी है, मर्जर की कोई डेफिनेशन नहीं दी है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर क्या बताया है वो बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 रिकॉग्नाइज 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर 2 तरह के अमलगमेशन बताए हैं। पहला, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन। मर्जर और अमलगमेशन के अंदर कौन कौन से लॉ, कौन कौन से रूल, कौन कौन से रेगुलेशन, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेशन होते हैं। जो मेन एक्ट है वो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद कंपनी कॉम्प्रोमाइज अमलगमेशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल्स लगता है 2016। इनकम टैक्स एक्ट 1961, लिस्टिंग रेगुलेशन 2015, इंडियन स्टैम्प एक्ट, कंपटीशन एक्ट फैमा, बैंकिंग रेगुलेशन 1949, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सब क्या होते हैं, मर्जर और जो ये अमलगमेशन है इनके ऊपर लग के यहाँ पर चलते हैं। जर्नल सेंस की बात करें, मर्जर क्या होता है, अमलगमेशन क्या होता है। जर्नल सेंस की बात करें, जर्नल सेंस की बात करें, क्या होता है मर्जर, क्या होता है अमलगमेशन। मर्जर मीन अब्जॉर्प्शन ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी। मर्जर क्या होता है, मर्जर होता है एक कंपनी का एब्जॉर्ब कर लेना, एक कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेना बाय दी अनदर कंपनी, वेयर वन ऑफ द टू एग्जिस्टिंग कंपनी लूज इट इज लीगल आइडेंटिटी आफ्टर ट्रांसफर ऑल इट इज एसेट्स, लायबिलिटी, अदर प्रॉपर्टी टू अदर कंपनी। ए कंपनी है प्लस बी कंपनी है, इन्होंने एक नई कंपनी बना ली, ए बी कंपनी। इसकी और इसकी सारी एसेट्स, लायबिलिटी इस कंपनी में ट्रांसफर हो गई। इन्होंने अपनी वो आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। आइडेंटिटी को इन्होंने क्या कर दिया, लूज कर दिया, और क्या हुआ, एक नई कंपनी इन्होंने बनाई। अमलगमेशन इज अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन इज अ लीगल प्रोसेस बाय व्हिच two or more company are joined together to form a new entity, or one or more company are to be absorbed or blended with another. As a consequence, the amalgamated company lose its existence, and the shareholder become the shareholder of new company or amalgamated company. But amalgamation में क्या होता है, amalgamation के अंदर एक कंपनी दूसरे कंपनी में अमलगमेट हो जाती है, तो इसमें एक कंपनी जो है अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर देती है, और दूसरी कंपनी जो अपनी एग्जिस्टेंस को लूज करती है उसको कहते हैं अमलगामेटिंग कंपनी। और जिस कंपनी, जो एक नई कंपनी बनती है उसको कहते हैं अमलगामेटेड कंपनी, जिसको क्या कहते हैं, अमलगामेटेड कंपनी कह के यहाँ पर चलते हैं। ये तो थी जर्नल डेफिनेशन, ये तो मर्जर और अमलगामेशन की क्या थी, जर्नल बात। अब बात करते हैं एज पर दी लॉ, लॉ के अकॉर्डिंगली बात करते हैं, एज पर लॉ बात करते हैं, लॉ क्या कहता है इस बारे में। द वर्ड अमलगमेशन और मर्जर इज नॉट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। जो मर्जर है, जो अमलगमेशन है, उसको कहां डिफाइन नहीं किया गया, कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। मर्जर अमलगमेशन को कंपनीज एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया। मर्जर अमलगमेशन को डिफाइन किया गया है अंडर द सेक्शन 2 क्लोज 1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो अमलगमेशन है उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। अमलगमेशन इन रिलेशन टू कंपनी मींस
merger or one or more company with another company or merger or two or more company to form the one company, the company or company which so merge being referred to amalgamating company, or companies and the company which they merge or which is formed as a result of merger as the amalgamated company in such a manner that amalgamation क्या होता है, amalgamation जो होता है it is a merger of one or more company with another company, या तो एक और उससे ज्यादा कंपनी का मर्जर होना किसी दूसरी कंपनी के साथ, या दो कंपनी का आपस में मर्ज होकर एक नई कंपनी बनना, उसको क्या कहते हैं, अमलगमेशन क्या के यहाँ पर चलते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो कंपनी मर्ज होती है उसको कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, और जिस कंपनी के अंदर कंपनी दूसरी कंपनी मर्ज होती है उस कंपनी को कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी। और ये किस मैनर में होता है, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी और कंपनी इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। तो मतलब अमलगमेटिंग कंपनी की सारी प्रॉपर्टी, मतलब जो कंपनी मर्ज हो चुकी है उसकी सारी प्रॉपर्टी किस में ट्रांसफर हो जाएगी, अमलगमेटेड कंपनी के अंदर। एक होती है अमलगमेशन के अंदर, अमलगमेशन के अंदर दो पार्टीज होती हैं, एक होती है अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी, और एक होती है अमलगमेटेड कंपनी, एक होती है अमलगमेटिंग कंपनी एंड अमलगमेटेड कंपनी। ये कंपनी जो होती है ये मर्ज हो जाती है, और जिस कंपनी के साथ ये मर्ज होती है, और जिस कंपनी के साथ ये मर्ज होती है उसको कहते हैं अमलगमेटेड कंपनी। तो जितनी भी प्रॉपर्टी होती है इसकी, अमलगमेटिंग कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी लायबिलिटी होती है, वो सारी की सारी immediately before the amalgamation become the property of amalgamated by virtue of amalgamation. Shareholder holding not less than 3/4 of the value of share in the amalgamating company or company other than share already held therein immediately before the amalgamation by a nominee for the amalgamated company or its subsidiary company। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो शेयर होल्डर थे, जो होल्ड करते हैं नॉट लेस देन, जो होल्ड करते थे नॉट लेस देन 3/4 in the value of share in the amalgamating company other than share already therein immediately before the held immediately before the amalgamation by a nominee for the amalgamated company or its subsidiary company, its associate company, subsidiary become the shareholder of amalgamated company by way of amalgamation। मतलब क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर जो क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं नॉट लेस देन 3/4 of the value of shares in the amalgamating company, वो क्या बन जाएंगे, वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। जब अमलगमेशन होगा तो साथ की साथ वो क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। किसके, अमलगमेटेड कंपनी के, अमलगमेटेड कंपनी के वो क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। Thus for the merger to qualify amalgamation for the purpose of income tax act, the three above condition have to be satisfied। भाई क्या है कि भाई एक अमलगमेशन को, कि भाई एक मर्जर जो है, अमलगमेशन है, उसको ये कब क्वालिफाई होगा इनकम टैक्स के अंदर, जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी कि सारी एसेट सारी लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएंगी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन फ्रॉम द अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी, और शेयर होल्डर ऑफ जो कि होल्ड कर रहे हैं नॉट लेस देन 3/4 वैल्यू ऑफ द शेयर इन अमलगमेटिंग कंपनी, वो क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे किसमें, अमलगमेटेड कंपनी में। अब बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। AS 14 रिकॉग्नाइज 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है रिकॉग्नाइज करता है 2 टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। Accounting Standard 14 recognize 2 types of amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase।
अगर मैं बात करूं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, amalgamation in the nature of merger are in effect a mode by which one company acquire another company's assets and liabilities such a way that equity shareholder of the combining entity continue to have a proportionate share in the equity share of the combined entity। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी इस तरह से एक्वायर करती है, इस तरह से एक्वायर करती है जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर जो कंबाइन हो रही है उसके शेयर होल्डर जो है वो क्या बन जाते हैं, कंबाइंड एंटिटी के अंदर क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर बन जाते हैं। यहाँ पे कंबाइनिंग एंटिटी को बोलेंगे अमलगामेटिंग कंपनी, अमलगामेटिंग कंपनी, और कंबाइंड एंटिटी को बोलेंगे अमलगामेटेड कंपनी। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या होता है, आर इन फैक्ट a mode by which one company acquire another company and hence the equity shareholder of combined entity do not continue to have proportionate share in the equity share of the combined entity or the business of the acquired company is not intended to be continue after amalgamation। इसमें क्या होता है, इसके अंदर परचेज की अगर मैं बात करूं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसेट्स को एक कंपनी दूसरी कंपनी को इस तरह से एक्वायर करती है कि जो कंबाइंड एंटिटी जो होती है, जो कंबाइनिंग एंटिटी होती है उसके शेयर होल्डर जो हैं वो शेयर होल्डर नहीं बनते किसमें, कंबाइंड एंटिटी के अंदर। तो दो तरह से यहाँ पे क्या होता है, अमलगमेशन होता है। एक तो अमलगमेशन होता है मर्जर के केस में जिसमें शेयर होल्डर ऑफ कंबाइनिंग एंटिटी become the shareholder of combined entity। but in case of मैं परचेज की बात करूं, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो इस केस में जो शेयर होल्डर होते हैं, कौन से शेयर होल्डर, कंबाइनिंग एंटिटी के शेयर होल्डर, वो क्या बनते हैं, शेयर होल्डर नहीं बनते इन द कंबाइंड एंटिटी के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमलगमेशन एंड मर्जर, मर्जर और अमलगमेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, बात करते हैं। द टर्म मर्जर अमलगमेशन समटाइम यूज इंटरचेंजेबली, कई बार इसको क्या किया जाता है, इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। हाउएवर इन अ स्ट्रिक्ट सेंस मर्जर इज कॉमनली यूज्ड फॉर द फ्यूजन ऑफ टू कंपनी, जो मर्जर होता है इसको यूज किया जाता है फॉर द फ्यूजन ऑफ टू कंपनी, मतलब जब दो कंपनी मिलती हैं और दो कंपनी को मिलकर एक नई कंपनी बनाया जाता है उसको कहते हैं मर्जर। अमलगमेशन क्या होता है, is an arrangement of bringing the assets of two company under the control of one company or may not be one of the original two company। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जिसमें दो कंपनी की एसेट्स को किसके कंट्रोल में लेके आया जाता है, ए कंपनी है बी कंपनी है, इन दोनों की एसेट्स को एक कंपनी के कंट्रोल में लेके आ जाता है और दूसरी कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, अमलगमेशन कह के यहाँ पर चलते हैं। अब बात करते हैं रीजन ऑब्जेक्टिव फॉर मर्जर एंड अमलगमेशन। क्यों कंपनीज मर्जर करती है, क्यों कंपनीज अमलगमेशन करती है, क्या रीजन है मर्जर और अमलगमेशन का, उसके बारे में बात करते हैं। पहला रीजन है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, रिडक्शन इन द प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, लीगल, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपेसिटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, tax advantage, removing financial constraint for expansion, diversification, competitive advantage, revival of weak or sick company, operational synergy। तो ये जो होते हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, रीजंस होते हैं मर्जर और अमलगमेशन के। ये आपको इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है, पूछ भी सकता है आपसे, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। भाई रीजन क्या है, रीजन आपके आगे दे रखे हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स, उसके बाद रिडक्शन इन द प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी, लीगल, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपेसिटीज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टैक्स एडवांटेजेस, रिमूविंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रिवाइवल ऑफ वीक और सिक कंपनी, ऑपरेशनल सिनर्जी। आगे बात करते हैं। अब ये ऑपरेशनल सिनर्जी क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेशनल सिनर्जी, व्हाट इज ऑपरेशनल साइनर्जी, ऑपरेशनल साइनर्जी क्या होती है।
Synergy refer to the situation where the combined firm is more valuable than the sum of individual combining firm. मतलब synergy क्या होती है, जहां पर दो फर्म जब कंबाइंड होती है तो वो मोर वैल्यूएबल होती है किससे, इंडिविजुअल कंबाइनिंग फर्म से. The gain obtained from working together of amalgamated undertaking result into synergy operation gains. मतलब जब कंपनी मिलके काम करती हैं, अमलगामेटेड कंपनी एक साथ मिलके काम करती हैं, तो उससे क्या होता है, गेन जो मिलता है, ऑपरेटिंग गेन्स जो प्राप्त होता है, वो उसको मतलब फायदा मिलता है. When two undertaking combine their resources, efforts, then may with combined efforts product better result as compared to two separate undertaking. Because of saving in the operation cost, combined sale offices, staff faculties, plant management, etc., which lower the operating cost. The resultant economic are known as the synergy operating economics. इसमें क्या होता है कि भाई ये कहना चाह रहा है कि जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करते हैं तो उससे दोनों के एफर्ट्स जो हैं अच्छे लगते हैं, दोनों अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉस्ट जो है कम होती है, सेविंग होती है. तो ये सारे का सारा स्टाफ जो होता है मिलके काम करता है, इंप्रूवमेंट जो होती है अच्छी होती है. तो इसमें क्या होता है, सिनर्जिस्टिक ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स जो है, इसको क्या कहते हैं, सिनर्जिस्टिक ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स. तो इसमें ऑपरेशनल सिनर्जी मिलके यहाँ पर चलती है. तो ये ऑपरेशनल सिनर्जी की बात करता है. अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ मर्जर. कैटेगरी ऑफ मर्जर क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं. मर्जर कितने तरह का होता है वो बात करके यहाँ पर चलते हैं. टाइप्स ऑफ मर्जर. कैटेगरी ऑफ मर्जर, एक होता है कंजेनरिक मर्जर, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर. कंजेनरिक मर्जर मींस merger with same industry and taking place at the same level of economic activity. कोजेनरिक मर्जर होता है कि जब एक कंपनी अपनी सेम इंडस्ट्री वाली कंपनी के साथ मर्जर करती है तो उसको कोजेनरिक मर्जर कहते हैं. कॉन्ग्लोमरेट मर्जर क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ मर्जर इन्वॉल्व कंबाइनिंग together of two or more company engaged in different industry and services. Their business or services are neither horizontally or nor vertically क्या होती है, एक दूसरे से सेम होती है. मतलब इसमें क्या होता है, कॉन्जेनरिक मर्जर के अंदर जो इंडस्ट्री होती है, कंपनी का बिजनेस होता है, वो सेम होता है. बिजनेस जो होता है कोजेनरिक मर्जर के अंदर सेम होता है. बट कॉन्ग्लोमरेट मर्जर के अंदर जो बिजनेस होता है, जो सर्विसेज होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं. अब आगे बढ़ते हैं. वर्टिकल मर्जर क्या होता है और हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है. वर्टिकल मर्जर अकर बिटवीन फर्म व्हिच आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. One of the company engage in the manufacture of particular product and other establish expert in marketing product. A vertical merger may result into smooth and efficient flow of production, distribution of a particular service. Particular मतलब इसमें क्या होता है वर्टिकल मर्जर के अंदर कि भाई दो कंपनी मिलके आती हैं, एक जो है प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होती है, दूसरी मार्केटिंग में एक्सपर्ट होती है. तो ये होता है वर्टिकल मर्जर कि भाई ऊपर से नीचे वर्टिकली क्या होता है. वर्टिकल मर्जर क्या होता है, एक प्रोडक्शन में क्या होती है, एक्सपर्टाइज, मतलब जिसकी अलग अलग एरिया में एक्सपर्टाइज होती है प्रोसेस के बेसिस पे. और हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है, दिस क्लास ऑफ मर्जर बिटवीन बिजनेस कॉम्पिटिटर हु मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट हु रेंडर सिमिलर टाइप्स ऑफ सर्विस फॉर द प्रॉफिट. हॉरिजॉन्टल मर्जर रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव कंपनी इन द इंडस्ट्री. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है, सेम लेवल की कंपनीज का क्या होता है, मर्जर होता है. सेम इंडस्ट्री जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सेम लेवल की कंपनी का क्या होता है, मर्जर होता है. आगे बात करते हैं बैकवर्ड मर्जर, फॉरवर्ड मर्जर. बैकवर्ड मर्जर क्या होता है, फॉरवर्ड मर्जर क्या होता है. बैकवर्ड मर्जर मींस अ कंपनी कंबाइंड विद सप्लायर ऑफ मटेरियल, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड मर्जर. जब कंपनी कंबाइन करती है सप्लायर ऑफ मटेरियल्स को, इसको कहते हैं बैकवर्ड मर्जर. फॉरवर्ड मर्जर क्या होता है, where it combined with the customer, it is known forward merger. जहां पे कंपनी कस्टमर के साथ क्या होती है, कंबाइन होती है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड मर्जर. उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड मर्जर.
अदर क्लासिफिकेशन, अदर कैटेगरी ऑफ मर्जर, कुछ और कैटेगरी भी होती है मर्जर की, वो बात करते हैं। कैश मर्जर। कैश मर्जर क्या होता है? अ मर्जर इन विच सर्टेन शेयर होल्डर आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट कैश फॉर देयर शेयर while other shareholder receiving share in the continue enterprise। कैश मर्जर के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या मिलता है? अपने शेयर के बदले में कैश मिलता है, कैश। शॉर्ट टर्म मर्जर, द मर्जर ऑफ wholly owned subsidiary into its parent company is known as short term merger। This types of merger is less expensive and time consuming than a normal types of merger। मतलब क्या होता है कि इसको एक तरह से फास्ट ट्रैक मर्जर भी बोल सकते हैं, कि जब एक wholly owned सब्सिडरी कंपनी का अपनी होल्डिंग कंपनी, अपनी पेरेंट्स कंपनी के साथ मर्जर होता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मर्जर। आगे बढ़ते हैं, डी फैक्टो मर्जर। डी फैक्टो मर्जर की बात करते हैं। डी फैक्टो मर्जर has been defined as a transaction with the economic effect of statutory merger, but is cast in the form of acquisition of assets। de facto merger जो होता है एक ट्रांजैक्शन की तरह होता है कि it is defined as a transaction that has the economic effect of statutory merger, but is cast in the form of acquisition of assets। de facto merger क्या होता है? इसको कास्ट किया जाता है as a in the form of acquisition of assets, acquisition of assets की फॉर्म में। ट्रायंगुलर मर्जर क्या होता है? Triangular merger means the amalgamation of two companies by which the despairing companies merge into subsidiary of surviving company, and shareholder of the despairing company receive the shares of the surviving company। Triangular merger क्या होता है कि triangular merger के अंदर amalgamation होता है दो कंपनी का, दो कंपनी का अमलगामेशन होता है, बट जो सर्वाइविंग कंपनी होती है उसकी जो सब्सिडरी होती है, सब्सिडरी मतलब जो डिस्पेयर हो रही होती है कंपनी, ठीक है ना, विच द डिस्पेयर कंपनी इज मर्ज इनटू द सब्सिडरी ऑफ सर्वाइविंग कंपनी। मतलब ट्रायंगल मर्जर क्या होता है? मान लो ए बी सी, इनका क्या हो रहा है? मर्जर हो रहा है। मान लो ए बी का मर्जर हुआ, बी जो है ए की किसमें? सी कंपनी के साथ क्या हो रही है? सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो इसको ट्रायंगुलर मर्जर कहते हैं। डाउनस्ट्रीम मर्जर, द मर्जर ऑफ पेरेंट कंपनी इनटू सब्सिडरी कंपनीज का कॉल्ड डाउनस्ट्रीम मर्जर। अपस्ट्रीम मर्जर क्या होता है? द मर्जर ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू इट्स पेरेंट कंपनी इज कॉल्ड अपस्ट्रीम मर्जर। मतलब जब एक होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्जर होता है उसको डाउनस्ट्रीम कहते हैं। जब एक सब्सिडरी कंपनी का पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी के साथ मर्जर होता है उसको अपस्ट्रीम मर्जर बोल के यहाँ पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अदर फॉर्म ऑफ मर्जर की बात है और इन्होंने बता रखा है टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स मर्जर क्या होता है? व्हाट इज रिवर्स मर्जर? रिवर्स मर्जर क्या होता है? रिवर्स मर्जर टेकन प्लेस व्हेन अ हेल्थी कंपनी मर्ज विद फाइनेंशियल वीक कंपनी। रिवर्स मर्जर के अंदर एक हेल्थी कंपनी जो मर्ज हो जाती है एक फाइनेंशियली वीक कंपनी के साथ। In this context of Companies Act 2030, there is no distinction between a merger or a reverse merger, because in either case one company merge with another company. Reverse merger, like any amalgamation or a merger, is carried out through NCLT route under the provision of section 232 section 232 of the Companies Act। रिवर्स मर्जर क्या होता है? जिसमें हेल्दी कंपनी जो है एक फाइनेंशियली वीक कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, और ये एनसीएलटी रूट के थ्रू होता है। आपको एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ती है सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 232 द एज पर स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। मर्जर और रिवर्स मर्जर में कंपनीज एक्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। वेयर रिवर्स मर्जर ऑफ सिक कंपनी बिकम इफेक्टिव, द हेल्दी यूनिट लूज इट इज नेम एंड सर्वाइविंग सिक कंपनी
retain its name. In the reverse merger, transferee company become entitled to various tax benefit. इसके अंदर क्या होता है भाई, एक कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस को लूज कर लेती है और दूसरी कंपनी क्या होती है, रिटेन होती है। रीजन क्या होते हैं रिवर्स मर्जर के? रिवर्स मर्जर के रीजन क्या है? Generally, a loss-making company or less profit-earning company merge with company with track record. क्या है? Generally, a loss-making company जो होती है या फिर profit-earning company जो होती है, मर्ज हो जाती है किसके साथ? एक generally a loss-making or less profit-earning company merge with company with track record to obtain the benefit of economics of scales of production, marketing, network, etc. इसमें क्या होता है, लॉस मेकिंग कंपनी और लेस प्रॉफिट अर्निंग कंपनी मर्ज हो जाती है किसके साथ? कंपनी विद ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, टू ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, नेटवर्क। दिस सिचुएशन अराइज व्हेन सिक कंपनी इज सर्वाइवल बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टैटिक रीजन एंड टू कंजर्व द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। ये मतलब क्या होता है, रिवर्स मर्जर क्यों किया जाता है कि जब भाई सिक कंपनी को सर्वाइव करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। However, in a reverse merger, a healthy company merge with financial weak company. मतलब रिवर्स मर्जर के अंदर एक हेल्दी कंपनी जो होती है मर्ज हो जाती है किसके साथ? फाइनेंशियली वीक कंपनी के साथ। द मेन रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ रिवर्स मर्जर इज द टैक्स सेविंग अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। Section 72A of the Income Tax Act ensure the tax relief which become attractive for such reverse merger. Since the healthy and profitable company can take advantage of the carry forward losses of the another company. तो इसमें क्या मिलता है? टैक्स एडवांटेज मिलता है, टैक्स एडवांटेज, टैक्स एडवांटेज। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिवर्स मर्जर। तो ये रीजन होते हैं, ये रीजन आपको बताए हैं कि भाई रिवर्स मर्जर के रीजन क्या है, वो आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ रिवर्स मर्जर, कंसेप्ट ऑफ रिवर्स मर्जर, बढ़ते हैं। Concept of reverse merger. The scheme of merger prepared by operating agency shall be examined by the BIFER. The concept of merger prepared by the operating agency shall be examined by the BIFER, and the copy of the scheme with modification, if any, made by BIFER shall be sent to the SIC industrial company, the operating agency, and in case of amalgamation also to any other company concerned, and the BIFER shall publish a cost to be published a draft scheme. मतलब सिक के अंदर, मतलब सिक्का सिक्योरिटी सिक्का एक एक्ट था, ये सिक्का के अंदर रिवर्स मर्जर किस तरह से होता है वो बात करते हैं। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ये बात करके यहाँ पर चलता है। सिक्का के अंदर बात करते हैं कि सिक्का के अंदर किस तरह से रिवर्स मर्जर होता है। भाई जो स्कीम होती है मर्जर की, एक ऑपरेटिंग एजेंसी के द्वारा क्या की जाती है, प्रिपेयर किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है बाइफर के द्वारा, बाइफर के द्वारा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एंड कॉपी ऑफ द स्कीम विद मॉडिफिकेशन इफ एनी मेड बाय बाइफर शैल बी सेंट टू द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी। ऑपरेटिंग एजेंसी फिर क्या करती है, and in case of amalgamation also to other company concerned, and BIFER shall also publish or cost to publish the draft scheme in the brief in such daily newspaper as the BIFER may consider necessary। फिर BIFER क्या करता है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन क्या करता है, ड्राफ्ट स्कीम को पब्लिश करता है। पब्लिश्ड किसके अंदर पब्लिश करता है, डेली न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में उसको क्या करता है, पब्लिश करता है। With the above amendment for the reverse merger of SIC industrial company,
the compliance under section 72A of the Income Tax Act 1961 is not required। मतलब क्या करना चाह रहा है कि with the above amendment for the reverse merger of SIC industrial company जो compliance होते हैं section 72A of income tax के वो जरूरी नहीं है। Similarly, once the reverse merger is approved by the BIFER, the procedure outlined in section 232 of the Companies Act not required। भाई रिवर्स मर्जर के अंदर मतलब जो कंप्लायंस होते हैं, अगर एक बार रिवर्स मर्जर को किसने अप्रूव कर दिया, बाइफर ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने, तो आपको सेक्शन 2 से लेके 230 से लेके सेक्शन 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। बाइफर कैन दस मेक द डिफरेंट प्रोविजन इन द स्कीम ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक कंपनी थ्रू रिवर्स मर्जर। रिवर्स मर्जर के लिए एक कंपनी क्या कर सकती है, ऑपरेटिंग एजेंसी के द्वारा एक जो स्कीम है उसको ड्राफ्ट करवा सकती है और उसको कहां दे सकती है, बाइफर में डाल सकती है, बाइफर में अप्लाई कर सकती है। बाइफर उसको फिर एग्जामिन करेगा, अगर कुछ मॉडिफिकेशन लगी तो मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको सेंड कर देगा किसको, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी को। ऑपरेटिंग एजेंसी को अगर अमेलगामेशन है तो दूसरी पार्टी को भी क्या कर देगा, उसकी कॉपी सेंड कर देगा, साथ ही साथ उसकी कॉपी को एडवर्टीजमेंट में पब्लिश करेगा और उसको आफ्टर अ पीरियड के बाद क्या करेगा, अमलगामेशन उसका जो मर्जर है रिवर्स मर्जर अप्रूव करके यहाँ पर चलेगा। और जब रिवर्स मर्जर बाइफर ने अप्रूव कर दिया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने अप्रूव कर दिया, फिर आपको सेक्शन 72A या फिर सेक्शन जो ये स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट है सेक्शन 230 232 उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर मर्जर अमलगामेशन कैसे होता है वो बात कर लेते हैं। मर्जर अमलगामेशन अंडर द कंपनीज एक्ट वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बता रखे हैं, सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 240 तक, सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 240 तक इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता रखे हैं। सेक्शन 230-231 बात करता है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के बारे में। सेक्शन 230-231 बात करता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। सेक्शन 232 बात करता है मर्जर अमलगामेशन इंक्लूडिंग डीमर्जर। सेक्शन 233 बात करता है अमलगामेशन ऑफ स्मॉल कंपनी, इसको कहा जाता है फास्ट ट्रैक मर्जर, अमलगामेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। और इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फास्ट ट्रैक मर्जर। सेक्शन 234 डील विद द अमलगामेशन विद फॉरेन कंपनी। सेक्शन 234 बात करते हैं जो डील करता है, सेक्शन 234 डील करता है किस चीज के लिए, फॉरेन कंपनी के अमलगामेशन के लिए। सेक्शन 235 डील करता है एक्विजिशन ऑफ शेयर ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर। सेक्शन 236 डील विद करता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सेक्शन 235 डील विद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर द अमलगामेशन of company in the public interest. Section 238 deal with the registration of offer of scheme involving transfer of share. 239 deal with the preservation of books and paper of the amalgamated company. And section 234 deal with the liability of the officers in respect of offense commit prior to the merger amalgamation. तो ये सारे सेक्शन मर्जर अमलगामेशन के केसेस के अंदर ये सेक्शंस हैं जो अप्लाई होते हैं, इनकी हमें बात करनी है। ये हमें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम पढ़ के यहाँ पर चलेंगे। इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट ऑफ मर्जर एंड अमलगामेशन। अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, मर्जर और अमलगामेशन के केस में इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शन लगते हैं, तो उसके अंदर सेक्शन 230, 231, 232, 233, 234, 237, 239 एंड 240 ये सब बात करता है मर्जर और अमलगामेशन के सेक्शंस के बारे में। और साथ में ही कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगामेशन रूल 2016 इसके बारे में जो क्या है प्रोसीजर बताया गया है मर्जर और अमलगामेशन स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के बारे में। अब कनेक्टिविटी करते हैं सेक्शन की कनेक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, हम पढ़ेंगे इसको बड़े ध्यान से।